वे बोली, वाकई में ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है, मैंने हमेशा ही ऐसे रूम की कल्पना अपने सपनों में की थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं अपने लिए ऐसा वाला रूम बनाऊंगी। नेहा ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, लो, तुम्हारे बड़े होने से पहले ही तुम्हें ऐसा वाला रूम मिल गया। वैसे हम लोगों का रूम अगल बगल ही है, तो हम लोग रात को ढेर सारी मस्ती भी कर सकते हैं। तभी माही की नजर एक तरफ बनी हुई बालकनी की तरफ गई, जहां एक लड़का उसकी तरफ पीट के किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो कोई और नहीं रणवीर था, पर माही उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। माही ने खड़े होते हुए कहा, उधर किसका रूम है और वो कौन है? नेहा ने माही के किए इशारे की तरफ देखा और फिर माही से कहा, तुम वहां मत देखो, इधर आओ। वही तो है मेरे रणवीर भाई। उन्होंने तुम्हें अपनी तरफ देखते देख लिया तो कहीं गुस्सा ना हो जाए? माही ने कंफ्यूजन से पूछा, क्यों? तो नेहा ने कहा, वो मेरे रणवीर भाई के रूम की ही बालकनी है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उनकी प्राइवेसी में दखल दे। पर माही खड़ी होकर थोड़ा सा और बालकनी के पास में गई और देखने लगी कि आखिर ये रणवीर है कौन। पर इससे पहले कि वो रणवीर का फेस देख पाती, तभी नेहा ने माही का हाथ पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींच लिया। दरअसल रणवीर जो किसी से फोन पर बात कर रहा था, उसे किसी की नजरें खुद पर महसूस हुई, इसलिए वो देखने के लिए जैसे ही पलटा, नेहा माही का हाथ पकड़कर नीचे बैठ गई, जिस वजह से रणवीर उसे देख नहीं पाया। किसी को वहां न पाकर रणवीर वापस अपने रूम में चला गया। वही माही जो नेहा के साथ नीचे बैठी हुई थी, उसने पूछा, क्या हुआ? तुमने ऐसे मुझे क्यों खींचा? नेहा ने उसे चुप रहने का इशारा किया और हल्का सा सिर ऊपर उठाकर देखा कि रणवीर वहां है या चला गया। रणवीर को वहां न पाकर नेहा ने एक चैन की सांस ली, फिर खड़े होकर माही को भी खड़े होने का इशारा किया। माही खड़ी हुई और उसने पहले रणवीर की बालकनी की तरफ देखा और रणवीर को वहां न पाकर फिर उसने वापस नेहा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही थी? नेहा ने बीन बैग पर बैठते कहा, तुम जितना मेरे भाई से दूर रहो तुम्हारे लिए ठीक होगा, क्योंकि वो काफी गुस्सैल है। उनका पता नहीं चलता कि कब वो गुस्से से लाल पीले हो जाए। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, कहीं उन्हें किसी गुस्से वाले कीड़े ने तो नहीं काटा है जो उन्हें बार बार गुस्सा आता है? नेहा ने कंफ्यूजन से पूछा, गुस्से वाला कीड़ा? ऐसा भी कोई कीड़ा होता है क्या? माही ने कहा, होता है, क्यों नहीं होता है। जैसे खुशी का कीड़ा होता है, ऐसे ही गुस्से वाला कीड़ा भी होता है और इसका तो इलाज भी होता है। ये सुनकर नेहा ने एक्साइटमेंट से कहा, सच्ची? इसका इलाज होता है? क्या तुम ये इलाज रणवीर भाई का कर सकती हो? माही ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल, मैं उनका इतने अच्छे से इलाज करूंगी कि उनका गुस्सा यूं चुटकी में खत्म हो जाएगा। माही ने चुटकी बजाते हुए कहा तो नेहा ने कुछ सोचकर कहा, वैसे क्या करना होता है इसके इलाज के लिए? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा करेंगे और फिर देखना तुम्हारे रणवीर भाई का गुस्सा कोसों दूर भाग जाएगा। अब जल्दी चलो, बातें मत करो, मुझे भूख लगी है। कहकर माही नेहा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले गई। फैमिली के सभी लोग इस पर डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। नेहा और माही जाकर जल्दी से अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। सुगंधा ने मेड से उन दोनों की प्लेट में नाश्ता सर्व करने के लिए कहा। मेड के नाश्ता सर्व करते ही माही और नेहा जल्दी जल्दी नाश्ते को लगभग ठूसने लगी। उन्हें पता नहीं किस चीज की जल्दी थी। तभी दादी ने कहा, बेटा आराम से खाओ, गले में अटक जाएगा नहीं तो। माही, जिसने मुंह में ढेर सारा नाश्ता भर लिया था, वो अजीब तरीके से बोली, दादी, नेहा और मैं दोनों ना अभी मूवी देखने वाले हैं, इसलिए हमें जल्दी से नाश्ता फिनिश। अभी माही आगे कुछ कहती, तभी उसकी नजर अपने ही सामने वाली चेयर पर बैठे हुए रणवीर पर गई, जो नाश्ता करते हुए उसे ही बुरी तरह से घूर रहा था। रणवीर को अपने सामने देखकर माही की अधूरी बात उसके मुंह में ही रह गई। माही मुंह में ढेर सारा नाश्ता भरे हुए बहुत ही फनी लग रही थी, पर उसका ध्यान तो रणवीर की उन घूरती हुई नजरों पर जाकर ही ठहर गया। माही ने जैसे तैसे खाने को निगला और फिर धीरे से नेहा से कहा, नेहा, ये मॉन्स्टर तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? नेहा, जो अपना नाश्ता करने में बिजी थी, उसने पहले माही की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ। रणवीर को माही को तरफ से घूरते हुए देखकर नेहा को तेज खांसी आई, तो सुगंधा जी ने पानी का ग्लास नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नेहा, कितनी बार कहा है, आराम से नाश्ता किया करो। नेहा ने पानी पीकर जैसे तैसे खुद को रिलैक्स किया और फिर धीरे से माही से कहा, माही, क्या ये वही है जिसे कल तुमने धमकी दी थी? तो माही ने भी धीरे से ही जवाब दिया, हाँ नेहा, पर ये तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? नेहा ने बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, माही, यही तो है मेरे रणवीर भाई, और तुमने इन्हें ही धमकी दे दी। अब तो तुम पक्का गई। नेहा की बात सुनकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अब डरी हुई नजरों से रणवीर को देख रही थी। रणवीर माही को ऐसे देख रहा था जैसे नाश्ता करने के बाद वो उसे ही खाने वाला है। माही ने जल्दी से अपना सिर नाश्ते की प्लेट पर झुका लिया और चुपचाप धीरे धीरे नाश्ता करने लगे। पूरे वक्त माही को रणवीर की नजरें खुद पर ही महसूस हो रही थीं। वो तो जल्द से जल्द नाश्ता खत्म करके वहां से भाग जाना चाहती थी। तभी अधिराज जी की आवाज उन सभी के कानों में आई, रणवीर।
नाश्ता करने के बाद मुझे मेरे रूम में आकर मिलो। रणवीर, जिसका ध्यान माही की तरफ था, उसने दादाजी की तरफ देखा और पूछा, क्यों दादाजी, कुछ काम है क्या? अधिराज जी ने अपने सख्त लहजे में कहा, तुम भी जानते हो कि मुझे तुमसे क्या काम है। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो और मेरे रूम में आकर मुझे मिलो। कहकर अधिराज जी अपनी चेयर से खड़े हुए और अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सुगंधा जी ने दादी से कहा, माँ जी, पिताजी बहुत खराब मूड में लग रहे हैं, कहीं वो रणवीर को ज्यादा डांटेंगे तो नहीं? दादी ने सुगंधा जी से कहा, सुगंधा, तुम जानती हो ना, इन दादा और पोते के बीच में हम भी नहीं बोल सकते। वैसे मैंने इन्हें समझा दिया था कि ये रणवीर से ज्यादा सख्ती से पेश ना आए, लेकिन तुम तो अपने ससुर जी को जानती हो ना कि उनका स्वभाव कैसा है। सुगंधा जी ने अब आगे कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद रणवीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और एक नजर माही को देखने के बाद वो दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर के वहां से जाते ही माही की सांस में तो जैसे सांस आई। इतनी देर से वो सिर्फ नाश्ता करने की एक्टिंग ही कर रही थी। दरअसल रणवीर के ऐसे घूरने से माही के हलक से निवाला भी नीचे नहीं जा रहा था। रणवीर के जाते ही माही ने एक लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया और कहा, गया मॉन्स्टर, अब मैं अच्छे से नाश्ता कर सकती हूँ। पता नहीं तब से ऐसे देखे ही जा रहे थे। सोचकर माही एक बार फिर से पहले की तरह नाश्ते को ठूसने में बिजी हो गई। वहीं दादाजी के रूम में अधिराज जी पूरे एंग्री मोड में सोफे पर बैठे हुए रणवीर को देख रहे थे, पर रणवीर पूरी तरह से लापरवाह अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था। रणवीर के बैठने का स्टाइल बिल्कुल किसी किंग की तरह था। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, एक हाथ अपनी आर्म रेस्ट पर रखे हुए और दूसरे हाथ में फोन को पकड़े हुए, जैसे उसे अधिराज जी के ऐसे घूरने से कोई फर्क न पड़ रहा हो। अधिराज जी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, कल रात कहाँ थे रणवीर? रणवीर ने एक नजर दादाजी की तरफ देखा और वापस अपने फोन में देखते हुए कहा, क्यों, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? तो इस बार अधिराज जी ने सख्ती से कहा, तुम्हारा दादा हूं मैं और तुमसे सवाल जवाब करने का हक रखता हूं। अब चुपचाप बताओ, कल देर रात तक कहाँ थे? रणवीर ने अपने फोन से नजर हटाते हुए कहा, कल मेरे दोस्त ने एक पार्टी दी थी, बस वही अटेंड करने के लिए गया था। अधिराज जी ने पूछा, कौन सा दोस्त था तुम्हारा, मुझे बताओ। रणवीर ने इस बार चिढ़ते हुए कहा, आपको मैं अपने हर दोस्त के बारे में बताऊंगा क्या दादाजी? जब कह दिया ना कि मेरे दोस्त की पार्टी थी और मैं वही गया था, तो आपको हर बार अपनी सीआईडी गिरी करना जरूरी है? रणवीर की बात सुनकर अधिराज जी ने तेज आवाज में कहा, बात करने की तमीज भूल गए हो क्या रणवीर? रणवीर ने भी उसी लहजे में कहा, तो आप भी तो इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ। दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे लिए अभी बच्चे ही हो और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। तो रणवीर ने भी खड़े होकर कहा, मुझे किस बात का जवाब देना है और किस बात का जवाब नहीं देना है ये मैं तय करूंगा, कोई और नहीं, यहाँ तक कि आप भी नहीं। अधिराज जी अच्छे से जानते थे कि रणवीर का स्वभाव ऐसा ही है, वो हमेशा अपने मन की ही करता है, इसीलिए उन्हें रणवीर पर गुस्सा तो बहुत आया। पर निर्मला जी ने पहले ही दादाजी से कह दिया था कि वो रणवीर से ज्यादा सख्त रवैया न अपनाए, इसीलिए दादाजी ने खुद को शांत करते हुए कहा, रणवीर, मैं जो भी कहता हूँ या जो भी करता हूँ तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, और मुझसे तो झूठ बोलना मत कि तुम अपने दोस्त की पार्टी में गए थे। तुम अपने किसी दोस्त की पार्टी में नहीं गए थे, और जो तुम ये चोरी छुपे कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। रणवीर, जो रूम से बाहर जाने ही वाला था, उसने पलटकर दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी खड़े होकर रणवीर के पास आए और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी पर मेरी नजर नहीं है? तुम भी वही कर रहे हो जो तुम्हारे बाप ने किया था। मैं पहले ही अपने बेटा और बहू को खो चुका हूँ, अब उनकी आखिरी निशानी को लेकर मैं किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए जहाँ अपने कदम बढ़ा रहे हो ना, उन्हें वापस ले लो, वरना तुम भी जानते हो कि तुम्हें रोकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। कहकर अधिराज जी रूम से बाहर निकल गए। दादाजी के जाते ही रणवीर की आंखों के भाव एकदम से चेंज हुए। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, मुझे कोई नहीं रोक सकता दादाजी, क्योंकि मेरा मकसद मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हुए रणवीर के होठों पर एक रहस्यमयी स्माइल आ गई। रणवीर अधिराज जी के रूम से बाहर आया और वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ देख उसकी कदम रुक गए। वो एक शैतानी स्माइल के साथ सामने की तरफ देख रहा था। माही, रणवीर की नजरों से अनजान, अपने हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल पकड़े हुए सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। तभी रणवीर ने अपनी रूड आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। माही, जो अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, अचानक से उसके कदम इस आवाज को सुनकर रुक गए। उसने अपनी आंखें बड़ी कर उस तरफ देखा जहाँ से आवाज आई थी, और जब उसकी नजर रणवीर की नजरों से मिली तो जल्दी से उसने वापस सामने की तरफ देखा और जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। माही को अपनी बात न मानते देख रणवीर की भौहें सख्त हो गई। उसने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। वहीं माही को तो यहाँ से भागने की जल्दी पड़ी हुई थी। वो मन ही मन बोली, भाग माही। शैतान पीछे पड़ गया।
अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं। आखिर माही क्या इलाज करने वाली है रणवीर के गुस्से का? और रणवीर ने क्यों रोका था माही को? क्या वह उसे कोई पनिशमेंट देने वाला है या फिर बात कुछ और है? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही जो वहां से भागने की फिराक में थी, लेकिन जब तक माही आगे बढ़ पाती, रणवीर जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, या तुम जानबूझकर मेरी बात इग्नोर करके जा रही हो? रणवीर के ऐसे अचानक सामने आने से माही अचानक से रुकी और डरी हुई नजरों से रणवीर को देखने लगी, जो उसे इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे पॉपकॉर्न की तरह उसे भी निकल जाएगा। माही ने बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वो मेरा ध्यान था ही नहीं, मैं तो कुछ और सोच रही थी, तो मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। वैसे आपने मुझे क्यों रोका था? माही की बात सुनकर रणवीर ने हल्का सा उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, कल रात की बात याद है कि भूल गई? माही ने अपना चेहरा पीछे की तरफ करते हुए कहा, कल कल रात को क्या हुआ था? कल तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। माही जानबूझकर ना समझ बनने की एक्टिंग कर रही थी। रणवीर ने हल्का सा झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिटिल बटरफ्लाई, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हें शायद कुछ याद ना हो, पर मुझे सब याद है कि किस तरह से तुम मुझे ही धमकी देकर भाग गई थी। रणवीर की बात सुनकर माही अपने आसपास देखने लगी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो जो उसे रणवीर नाम के शैतान से बचा सके, पर वहां पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। तो माही ने मन ही मन कहा, अब तो मुझे खुद ही निपटना होगा। उसने अब एक स्माइल के साथ कहा, अच्छा वो मैं ना आपको धमकी नहीं दे रही थी, मैं तो आपको बता रही थी कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं तो बहुत बहादुर हूँ ना, पता नहीं आपको क्यों ये धमकी लगा। रणवीर ने मन ही मन कहा, ये लड़की हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रही है, इसे तो अभी बताता हूँ। कहकर रणवीर ने माही का हाथ झटके से पकड़ा और उसे अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहा, मुझे जो समझना था वो तो मैं समझ ही गया हूँ, पर अब वक्त तुम्हारी पनिशमेंट का है, क्योंकि गलती करने पर मैं माफी नहीं सीधा सजा देता हूँ। रणवीर के ऐसे खींचने से माही के हाथ में पकड़ा हुआ बाउल नीचे गिर गया। माही रणवीर के साथ खींचती हुई जा रही थी, पर उसने पलटकर अपने उन पॉपकॉर्न की तरफ देखा जो इस समय फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे। माही ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए मन ही मन कहा, पॉपकॉर्न तो खाने देते, मेरा बड़ा मन था इसे खाने का, अब पता नहीं कौन सी सजा देगी ये मुझे। अब तक रणवीर उसे खींचते हुए रूम में ले आया और झटके से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, चलो अब मेरे रूम की सफाई करो। माही ने हैरानी से पहले पूरे रूम की तरफ देखा। वो तो कब से रणवीर का रूम देखना चाहती थी, पर नेहा ने उसे इतना डरा दिया था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई यहाँ आने की। अब तो रणवीर खुद उसे अपने रूम में ले आया था। रूम वाकई में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। शायद पैलेस का सबसे बड़ा रूम यही था, लेकिन उसका इंटीरियर माही को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि वहां पर ब्लैक कलर कुछ ज्यादा ही शो हो रहा था। वहीं माही उस रूम को देखते हुए सोच रही थी, साफ करना है, पर क्या साफ करना है? ये रूम तो पूरा साफ है। रणवीर माही के चेहरे से समझ गया था कि उसके छोटे से दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने आगे बढ़कर वहां पड़ी चीजों को बिखेरना शुरू कर दिया। माही अपनी आंखों को बड़ी किए हैरानी से रणवीर की हरकत को देख रही थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। रणवीर ने बेड की बेडशीट और जो भी वहां सामान रखा हुआ था वो सारा फर्श पर बिखेर दिया था। फिर वापस सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठते हुए कहा, चलो अब साफ करो। माही ने अजीब नजरों से पहले बिखरी हुई चीजों को देखा और फिर रणवीर की तरफ, जो एक छोटी सी शैतानी हंसी लिए उसे ही देख रहा था। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, ये रूम तो बिल्कुल साफ था, इसे आपने ही गंदा किया है, अब मैं क्यों साफ करूं? गंदा आपने किया है तो साफ भी आप ही करो, मैं नहीं करने वाली। कहकर माही रूम से बाहर जाने लगी तो रणवीर ने वापस उसे सख्त आवाज में रोकते हुए कहा, अगर बाहर एक भी कदम निकाला ना तो सजा इससे भी ज्यादा बड़ी होगी। भूलो मत कि तुम मेरे घर में रह रही हो। माही, जिसने अभी अपना हाथ डोर की नॉब पर रखा ही था, उसकी शक्ल अब रोने जैसी हो गई। उसने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, कौन सी मुसीबत में फंस गई मैं, ये शैतान मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। उसने धीरे से पलटकर रणवीर की तरफ देखा और वापस बिखरी हुई चीजों की तरफ। अब माही तो जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा जल्दी से रूम को साफ करके यहाँ से निकल ले। अब मन मार कर उसे वहां की सारी सफाई करनी पड़ी। जैसे तैसे उसने रूम को सही तो कर दिया, पर उसे बेड पर बेडशीट बिछाना बिल्कुल नहीं आ रहा था। लेकिन आड़ी टेढ़ी जैसी भी उसे समझ आया उसने बिछा दी, क्योंकि ज्यादातर उसके घर के ये काम उनके घर पर आने वाली एक काम वाली आंटी करती थी। माही ने बचपन से ही काम वाली को अपने घर पर आते हुए देखा था और वो उसे बहुत प्यार भी करती थी। माही तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। माही ने अब सीधा खड़ा होते हुए कहा, कर दिया, अब आपका रूम साफ हो गया, मेरी पनिशमेंट पूरी हुई, अब मैं जा रही हूँ। रणवीर ने सरसरी निगाह से बेड की तरफ देखा और कहा, ये ऐसे बिछाई जाती है बेडशीट?
सिर्फ बातें बनाना आता है या कोई काम भी आता है तुम्हें? माही ने अब अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपको दिख नहीं रहा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? मुझे नहीं आता इतना सारा काम करना, और जैसा आता था मैंने कर दिया। अब ज्यादा मुझे परेशान किया तो मैं अब भी जाकर दादू से अपनी शिकायत करूंगी। रणवीर कुछ पल तो हैरान रह गया। जहाँ इस पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं होती थी रणवीर के सामने मुंह खोलने की, ये लड़की जब मर्जी आए उसे कुछ भी सुनाकर चली जाती है। तुम्हें तो मैं, कहते हुए रणवीर खड़ा होकर जैसे ही माही की तरफ बढ़ा, वही माही ने जब रणवीर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो बड़ी फुर्ती के साथ दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। रणवीर उसकी स्पीड देखकर तो कुछ पल के लिए हैरान ही रह गया, फिर फ्रस्ट्रेशन से कहा, मेरे ही घर में रहकर मुझसे कब तक बच पाओगी लिटिल बटरफ्लाई? वही माही तो ऐसे कॉरिडोर में भागी जा रही थी कि अगर उसने अपनी स्पीड जरा सी भी कम की तो रणवीर पक्का उसे वापस पकड़ लेगा और पनिशमेंट के नाम पर उसे वापस कोई ना कोई काम करवाएगा। माही बार बार पीछे की तरफ देखते हुए भाग रही थी कि तभी सामने से आ रही किसी सख्त चीज से वो टकराई और सीधा फर्श पर गिर गई। माही ने अपनी कमर रगड़ते हुए अपना सिर उठाया और सामने खड़े उस लड़के को देखा जिससे माही अभी टकराई थी। उस लड़के की हाइट, पर्सनालिटी बिल्कुल रणवीर से मैच हो रही थी और उसकी उम्र भी लगभग रणवीर के बराबर ही थी। वही वो लड़का हैरानी से माही को देख रहा था। ये कोई और नहीं नया था, बड़ा भाई आदित्य सिंह राजावत था। माही जैसे तैसे खड़ी हुई और अपनी कमर को रब करते हुए बोली, आप देखकर नहीं चल सकते क्या? क्या इतनी बड़ी माही आपको नजर नहीं आ रही थी? आदित्य जो हैरानी से माही को देख रहा था, उसने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, और तुम्हें इतना बड़ा मैं नजर नहीं आ रहा था? और वैसे तुम ही पागलों की तरह भाग कर आकर मुझसे टकराई हो। मैंने तुम्हें कोई धक्का नहीं दिया है। माही ने मन ही मन कहा, लगता है ये घर का दूसरा मॉन्स्टर है। आदित्य ने जब माही को अपनी सोच में गुम देखा तो पूछा, क्या सोच रही हो तुम? तो माही अपनी ही धुन में बोली, यही कि आप दूसरे मॉन्स्टर हैं। तभी माही को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो क्या बोल रही है। उसने अपनी जीभ अपने दांतों तले दबाई और जल्दी से अपनी बात सही करते हुए कहा, आप तो शायद नेहा के भाई है ना? मुझे नेहा ने बताया था। पर आदित्य ने माही की पहली वाली बात को ज्यादा अच्छे से सुन लिया था। उसने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुमने अभी मुझे मॉन्स्टर कहा, एम आई राइट? माही ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया और कहा, नहीं, मैं भला आपको मॉन्स्टर क्यों कहूंगी? वो क्या होता है मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तभी एक और आवाज वहां पर उन दोनों के कानों में आई, जितनी इनोसेंट बनने की कोशिश तुम करती हो ना, उतनी हो नहीं। अब इस आवाज को सुनकर माही की शक्ल तो ऐसी हो गई जैसे वो अभी रो ही देगी। उसने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा। रणवीर उससे कुछ कदम की दूरी पर ही खड़ा उसे ही अपनी एक भौं चढ़ाए देख रहा था। माही ने अब एक बार फिर से आदित्य की तरफ देखा और वहीं आलती पालती मारकर बैठते हुए दहाड़े मारकर रोने लगी। अब दोनों ही उस छोटी सी लड़की को देख रहे थे जो पक्की ड्रामेबाज थी। आदित्य ने रणवीर की तरफ देखा तो रणवीर ने भी अपना सिर ना में हिलाया। आदित्य ने अब माही से कहा, अब रो क्यों रही हो? हमने थोड़ी ना तुम्हें पीटा है। माही ने सुबकते हुए कहा, मैं जब से इस घर में आई हूँ ये तो मुझे डांटते ही हैं। अब आप भी मुझे डांट रहे हो। किसी को भी मुझ जैसी मासूम बच्ची पर तरस नहीं आता क्या? मैं तो किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। फिर भी कहते हुए माही सुबकने लगी। रणवीर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मासूम बच्ची, पूरी 4 लाख लोमड़ी हो तुम। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया और फिर सख्ती से कहा, और मेरे सामने तो ये ड्रामा करना मत, समझी? क्योंकि तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मुंह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहकर रणवीर ने उसे झटक दिया और वहां से आगे बढ़ गया। रणवीर के ऐसे कहने से माही कुछ सेकंड के लिए तो चुप हुई, लेकिन रणवीर के जाते ही वो और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। आदित्य ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, इस लड़की ने तो ड्रामा में हाईएस्ट ग्रेड डिग्री हासिल की हुई है। वहीं माही तो ऐसे दहाड़े मार मार कर रो रही थी जैसे उसे किसी ने कूट पीट दिया हो। आदित्य ने इरिटेट होते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें इतना भी किसी ने नहीं डांटा है। पर माही तो आदित्य के ऐसे कहने पर और भी ज्यादा जोर से रोने लगी, जैसे उसे तो वाकई में रोने में हाई लेवल जो पार करना था। आदित्य इस बार इरिटेट होते हुए तेज आवाज में चिल्लाया, मैंने कहा चुप। आदित्य की तेज आवाज सुनकर माही एकदम से चुप हुए। अब भले ही वो रोते हुए आवाज नहीं कर रही थी, पर उसकी कांपती हुई बॉडी साफ दिखा रही थी कि वो कितनी मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल किए हुए है। आदित्य ने इस बार आवाज को थोड़ा नर्म करते हुए कहा, देखो, उसकी बात का बुरा मत मानो, वो ऐसा ही है और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि उससे ज्यादा मत उलझो। माही ने रूंधे हुए गले से कहा, मैं कहाँ उनसे उलझती हूँ, वही मुझसे आकर उलझते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। अभी तो मुझसे पूरा कमरा भी साफ करवाया, जबकि वो सारा कमरा तो उन्होंने ही गंदा किया था। आदित्य ने हैरानी के मिले जुले भाव से कहा, व्हाट? तुम रणवीर के रूम में गई थी? रियली? तो माही ने रोते हुए ही कहा, मैं नहीं गई थी, वो जबरदस्ती मुझे लेकर गए थे और फिर मुझसे अपना पूरा रूम भी साफ करवाया।
आदित्य ने मन ही मन कहा, रणवीर इसे अपने रूम में लेकर गया था। आई कांट बिलीव इट। फिर उसने माही से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं उससे कह दूंगा कि तुम्हें डांटे नहीं। माही ने कहा, सच्ची? आप उन्हें मना कर देंगे ना कि मुझे नहीं डांटे? तो आदित्य ने कहा, हाँ बाबा, मैं उन्हें मना कर दूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से, वरना मुझसे डांट खाओगी। माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से भाग गई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा और फिर खुद से ही कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रणवीर इसे अपने रूम में लेकर गया। आखिर आदित्य ने माही को रणवीर से दूर रहने की सलाह क्यों दी थी? क्या वाकई में माही को रणवीर से किसी तरह का खतरा है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राजावत पैलेस। ये आप क्या कह रहे हैं? आप रणवीर को अब्रॉड भेजेंगे? निर्मला जी ने थोड़ा हैरान परेशान होते हुए अधिराज जी से पूछा। तो अधिराज जी, जो सोफे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, उन्होंने निर्मला जी से कहा, हाँ निर्मला जी, और मैंने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, और वैसे भी उसकी आगे की पढ़ाई अब्रॉड में ही होगी। दादी ने परेशान होते हुए कहा, पर उसकी पढ़ाई तो यहाँ भी हो सकती है ना, उसे अब्रॉड भेजने की क्या जरूरत है? निर्मला जी की बात सुनकर अधिराज जी ने मन ही मन कहा, क्योंकि उसके बारे में जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानती है निर्मला जी। आपका पोता गलत रास्ते पर निकल चुका है, और जिस रास्ते पर वो चल रहा है आगे जाकर उसके लिए खतरा बढ़ ही जाएगा। मैं उसे इन सब चीजों से दूर रखना चाहता हूँ। निर्मला जी की बात का जब अधिराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने दोबारा कहा, क्या सोच रहे हैं आप? मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अधिराज जी ने खड़े होते हुए कहा, बस मैंने फैसला कर लिया है निर्मला जी, इसके आगे मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। कहकर अधिराज जी रूम से बाहर निकल गए। दादी ने उन्हें जाते हुए देखा और धीरे से कहा, आखिर क्या चल रहा है इनके दिमाग में? ये ऐसे ही कोई फैसला नहीं लेंगे। आखिर ऐसा क्या है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं? रणवीर का रूम। पूरे रूम में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ तक कि ग्लास वॉल पर लगे ब्लैक कलर के कर्टेन भी बंद थे, जिस वजह से उस रूम में नाम मात्र की रोशनी ही नजर आ रही थी। वहीं सोफे पर इस कम रोशनी में एक आकृति नजर आ रही थी। यह कोई और नहीं रणवीर था, जो अपनी गोद में लैपटॉप रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठा हुआ था। लैपटॉप से निकलने वाली हल्की सी रोशनी रणवीर के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी गहरी आंखें और फेस पर नजर आ रहे सीरियस एक्सप्रेशन साफ दिखा रहे थे कि इस वक्त वो कितने ज्यादा सीरियस मूड में है। अपने कान पर लगे ब्लूटूथ से वो किसी से बात भी कर रहा था। तभी रणवीर ने अपनी तिरछी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। रूम में अंधेरा होने की वजह से दरवाजे के नीचे से नजर आ रही रोशनी में उसे किसी की हल्की सी परछाई नजर आई। वह समझ गया कि उसके दरवाजे के बाहर जरूर कोई है। इस हलचल को महसूस करते ही रणवीर की भौहें सिकुड़ गई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके काम के वक्त, खासकर उस काम के वक्त जिसे लेकर वह बहुत ही ज्यादा सीरियस था, कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। कुछ देर तक रणवीर अपने सख्त चेहरे के साथ उस परछाई को देखता रहा। जब काफी देर तक वह परछाई वहां से गायब नहीं हुई तो रणवीर ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और झटके से जाकर डोर को ओपन किया। इसी के साथ एक सॉफ्ट सी क्यूट बनी उसकी बाहों में थी, जिसे रणवीर हैरानी से अपना सिर नीचे किए उसे देख रहा था। कुछ देर पहले। माही, तुझे लगता है यह सब काम करेगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि हम दोनों बेमतलब उसमें फंस जाएं। माही, जो अपने हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए आगे आगे चल रही थी, वह रुकी और पीछे मुड़कर उसने नेहा की तरफ देखा, जो अपने हाथ में एक ट्रे में एक गिलास में ग्रीन कलर का कुछ लिक्विड लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी। माही को रुकते देख नेहा भी रुक गई और उसने माही की तरफ देखा। माही ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने जैसा कहा है वैसा करो। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे भाई का गुस्सा खत्म हो जाए, तो हमें उनका इलाज करना ही होगा। तो नेहा ने बेचारों वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम दोनों का ही इलाज कर दें। माही ने अपना सिर नमे हिलाया और अपना माथा पीटते हुए कहा, नेहा तुम इतनी डरपोक क्यों हो? देखो, डर के आगे ही जीत होती है। नेहा ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, पर डर के आगे मेरा भाई का गुस्सा भी होता है यार। माही ने पहले तो उसे घूर कर देखा, फिर कहा, अब अपने मुंह को बंद रखो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। चलो मेरे साथ, फॉलो मी। ये कहकर माही वापस आगे चलने लगी। नेहा ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी प्लीज आज बचा लेना। सच्ची में अगर आज मैं बच गई ना तो मंदिर में आकर दादी के साथ बैठकर आपका खूब सारा भजन करूंगी। इससे दादी भी खुश और आप भी खुश। तभी माही ने आगे चलते हुए कहा, बातें बाद में कर लेना, पहले जो इम्पोर्टेंट काम करना है उसे खत्म करो। चलो अब। कुछ ही देर बाद नेहा और माही रणवीर के रूम के बाहर खड़ी हुई थी। नेहा ने घबराई नजरों से पहले बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर माही की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम श्योर हो कि हमें अंदर जाना चाहिए? तो माही ने अपनी आंखें बढ़ के कहा, श्योर नहीं होती तो अब तक यहाँ खड़ी होती क्या? और तुम अब ना यह डरना बंद करो, जैसा मैंने कहा है वैसा वैसा ही करना है। नेहा ने रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहा, एक काम करो, ये काम तुम अकेले ही कर लो, मैं जा रही हूँ।
कहकर निया जैसे ही वो ट्रे पकड़े वहां से जाने लगी, माही ने सख्त आवाज में कहा, मैंने कहा जहां हो वहीं रुक जाओ। अब यहाँ तक आ गई हो तो वापस क्यों जा रही हो? फिर मत कहना तुम्हारे भाई गुस्सा करते हैं। देखा है उनका गुस्सा, जब देखो सड़ी सी शक्ल बनाए घूमते रहते हैं। एक बार मैंने यह इलाज कर दिया ना और गुस्से वाले कीड़े का जहर भी निकाल दिया तो फिर तुम देखना कैसे वह हमारी तरह एंजॉय करते नजर आएंगे। कहते हुए माही डोर से टिककर ही खड़ी हुई थी और निया से बात कर रही थी। दरअसल निया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि डोर ओपन कर अंदर जाए, क्योंकि पहले भी कई बार वह बिना रणवीर की परमिशन के रूम में गई थी तो रणवीर ने उसे अच्छी खासी सजा दे दी थी। माही और निया अभी इसी बात पर आर्गुमेंट कर ही रहे थे कि तभी एकदम से माही का बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा पीछे जाकर गिरी। दरअसल रणवीर ने झटके से डोर ओपन कर दिया था, जिस वजह से माही पीछे की तरफ रणवीर की बाहों में ही गिर गई। रणवीर हैरानी से माही को देख रहा था, वहीं माही अपनी नजर ऊपर किए रणवीर को देख रही थी और निया उसकी तो आंखें खुली और मुंह खुला का खुला ही रह गया। फ्लैशबैक एंड। निया सामने का ये सीन देखकर मन ही मन बोली, भगवान जी, हनुमान चालीसा याद नहीं आ रही है, कौन सी चालीसा बोलूं? प्लीज हमें मुसीबत से बचाइए। भाई का गुस्सा अगर भड़क गया ना, वह सीधा हमें उठाकर बाहर फेंक देंगे। वही माही अपना मुंह खोले रणवीर को देख रही थी। माही को देखकर रणवीर, जो अभी तक हैरानी से देख रहा था, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। पर इससे पहले कि वह माही से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता, माही जल्दी से सीधी खड़ी हुई और निया की तरफ देखते हुए कहा, निया अटैक। इसी के साथ माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए ले गई। माही के अचानक से ऐसा करने से रणवीर कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर इस लिटिल रैबिट ने उस पर हमला क्यों कर दिया है। तभी निया ने भी मौके का फायदा उठाया और अपने हाथ में पकड़ी हुई ट्रे को सबसे पहले टेबल पर रखा। वहीं रणवीर को भी समझ नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। माही ने जल्दी से रस्सी का दूसरा साइड निया के हाथ में पकड़ा दिया। माही और निया दोनों ही रणवीर के आसपास गोल गोल चक्कर काटने लगे। दरअसल दोनों ही रणवीर को रस्सी से बांध रही थी। निया और माही जानबूझकर रणवीर की तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि रणवीर की गुस्से से भरी आंखों को देखकर निया वैसे ही कांपने लग जाती थी। और वही माही, वो तो अपनी धुन में इधर से उधर घूमते जा रही थी। रणवीर ने अब गुस्से से कहा, तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? ये क्या तमाशा लगा रखा है? माही ने उसके आसपास चक्कर लगाते हुए कहा, निया इनकी बात मत सुनना। तो निया ने कहा, ठीक है, नहीं सुन रही। माही ने दोबारा रणवीर की तरफ देखा और कहा, ये मत सोचना, अपनी इन आंखों से हमें डराने की कोशिश करेंगे और हम डर जाएंगे। निया ने भी ये घूमते हुए रस्सी लपेटी। जब रणवीर को रस्सी से अच्छी तरह से लपेट लिया, तब दोनों ही अपनी कमर पर हाथ रख हंसते हुए बोली, आधा काम तो कंप्लीट हुआ। दोनों के ही चेहरे पर एक जंग जीत लेने वाली खुशी नजर आ रही थी। वहीं रणवीर गुस्से भरी नजरों से माही को घूर रहा था। उसने माही को वार्न करते हुए कहा, चुपचाप इस रस्सी को खोल दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो माही ने भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, और अगर मैंने रस्सी खोल दी ना, तब भी मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब चुपचाप जो कहा है वह करते जाइए। आपको नहीं पता, आपको गुस्से वाले कीड़े ने काटा है तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। माही की बात सुनकर रणवीर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, व्हाट आर यू अ मैड लिटिल गर्ल? क्या होता है ये गुस्से वाला कीड़ा? माही ने रणवीर के सीने पर हाथ रख उसे पीछे की तरफ सोफे पर धकेलते हुए कहा, पहले सोफे पर बैठिए, फिर बताती हूँ, मुझे पूरा इलाज तो करने दीजिए। रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, यू स्टूपिड गर्ल, मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है, निकलो मेरे रूम से बाहर। पर माही भी ठहरी पक्की जिद्दी, उसे तो रणवीर का इलाज करना ही था। छोटी सी माही के आगे रणवीर काफी बड़ा था, तो माही अकेले तो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने मुड़कर निया की तरफ देखा, जो घबराई नजरों से कभी माही को तो कभी रणवीर को देख रही थी। माही ने सीधे खड़े होते हुए निया से कहा, तुम खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? अपने भाई का इलाज करवाना है कि नहीं? चलो मेरी हेल्प करो। निया ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और माही की हेल्प करने लगी। दोनों ने मिलकर जैसे तैसे रणवीर को पीछे की तरफ सोफे पर धकेल दिया। रणवीर, जो रस्सियों से बंधा हुआ था, वह सोफे पर जाकर गिरा। माही ने हांफते हुए कहा, हे भगवान, तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, हिल ही नहीं रहे थे। माही ने फिर निया से कहा, चलो शुरू हो जाओ। तभी रणवीर ने निया को घूरते हुए कहा, निया तुम इस पागल लड़की का साथ दे रही हो, क्या भूल गई पिछली बार की पनिशमेंट? निया, जो बड़ी मुश्किल से माही की वजह से हिम्मत कर पा रही थी, रणवीर की धमकी सुनकर उसकी रही सही हिम्मत भी गायब हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं भाई, नहीं भूली, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, वह तो माही जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं जा रही हूँ। माही ने हैरानी से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तो निया ने कहा, बस मैं इतना ही साथ दे सकती थी, आगे अब तू संभाल। कहकर निया जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। माही ने उसे हैरानी से जाते हुए देखते हुए कहा, कितनी डरपोक है ये। फिर रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, और आप मॉन्स्टर कहीं के,
अपनी छोटी बहन को कोई ऐसे डरा कर रखता है क्या? आज तो मैं आपका अच्छे से इलाज करूंगी। कहकर माही ने ट्रे में रखा हुआ कांच का ग्लास उठाया और रणवीर की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब चुपचाप बिना किसी नखरे के इसे पी जाइए। इससे आपका जो गुस्सा है ना, जो हमेशा आपकी नाक पर और आपके दिमाग पर सवार रहता है, वह एकदम से उड़न छू हो जाएगा। माही ने चुटकी बजाते हुए कहा। वही रणवीर, जो गुस्से भरी नजरों से माही को घूर रहा था, उसने धीरे से मगर सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा, ये रस्सियां खोलो वरना तुम्हारी हालत और भी बुरी कर दूंगा। तो माही ने बनावटी स्माइल के साथ कहा, अब ये रस्सी तो तभी खुलेगी जब आपका इलाज हो जाएगा। अब जल्दी से इसे पीजिए। माही के कहने के बावजूद भी रणवीर ने अपना मुंह नहीं खोला और वह अभी भी माही को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। माही ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। भगवान जी, इस नन्ही सी जान पर कितनी जिम्मेदारियां सौंपोगे आप। वही रणवीर मन ही मन सोच रहा था कि एक बार मेरे हाथ खुल जाए, फिर मैं इसका इलाज करूंगा, वो भी अच्छी तरह से। क्या रणवीर अधिराज जी के कहने पर अब्रॉड जाने के लिए तैयार हो जाएगा? रणवीर माही की इस हरकत की अब उसे क्या सजा देगा? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रणवीर माही को गुस्से से बुरी तरह से घूर रहा था, पर माही जबरदस्ती वो गिलास रणवीर के होठों से लगाने लगी, जिस वजह से रणवीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रणवीर की जिद देखकर माही ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से रणवीर के ऊपर ही चढ़कर बैठ गई। उसने अपने दोनों घुटने रणवीर के अगल बगल रखे हुए थे और रणवीर का मुंह पकड़कर अपने सामने करते हुए कहा, जब तक आप ये गिलास खाली नहीं करेंगे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कहकर माही ने जबरदस्ती गिलास रणवीर के होठों से लगा दिया। उसका एक घूंट लेते ही रणवीर का चेहरा एकदम अजीब सा हो गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, यू इडियट, तुम मुझे करेले का जूस पिला रही हो? माही ने वापस रणवीर का मुंह अपने सामने किया और उसके होठों से ग्लास लगाते हुए कहा, ये करेले का जूस नहीं है, ये दवाई है गुस्से को भगाने की। जल्दी से इसे फिनिश कीजिए और जिद मत कीजिए। रणवीर अब बार बार उस जूस को ना पीने की कोशिश कर रहा था, पर माही भी कम जिद्दी नहीं थी। उसने आखिरकार रणवीर को पूरा गिलास करेले का जूस पिलाकर ही दम लिया। जूस पीते ही रणवीर जोर जोर से खांसने लगा, पर माही ने विनिंग स्माइल के साथ कहा, हो गया मेरा काम पूरा, अब उस गुस्से वाले कीड़े का असर यूं खत्म हो जाएगा। कहकर माही रणवीर के गोद से उतर गई। वही रणवीर अभी भी खांसते हुए गुस्से से माही को ही घूर रहा था। उसके तो दिमाग में यही चल रहा था कि इस छोटी सी पित्ती सी लड़की को उठाकर इस मेंशन के बाहर ही फेंक दे। तभी उन दोनों के कानों में आदित्य की आवाज आई, ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने रूम में अंदर आते ही जैसे ही माही और रणवीर को देखा, पहले तो उसकी आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गईं कि सामने चल क्या रहा है। तभी उसने माही से कहा, ये क्या हो रहा है माही, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही ने आदित्य की तरफ देखा और फिर हंसते हुए कहा, मैं तो इनके गुस्से का इलाज कर रही थी, जब देखो मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। वहीं रणवीर ने खांसते हुए आदित्य से कहा, ये रस्सी खोलो आदि। आदित्य ने कहा, ठीक है खोलता हूँ। कहकर आदित्य जैसे ही रणवीर की रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ा, माही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पहले मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वरना पता चला रस्सी खुलते ही ये मुझे पीट दे। कहकर माही जल्दी से रूम से बाहर भाग गई। आदित्य ने उसे जाते हुए देखा। वहीं रणवीर की गुस्से से भरी आवाज आदित्य के कान में आई, आदि तुमने सुना नहीं, ये रस्सी खोलो। आदित्य ने रणवीर की तरफ देखा और जल्दी से उसकी रस्सियों को खोल दिया। रणवीर जल्दी से खड़ा हुआ, इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी इस हरकत की सजा तो उसे जरूर मिलेगी। कहकर रणवीर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा, आदित्य ने जल्दी से उसे पकड़कर रोकते हुए कहा, अरे जाने देना, बच्ची है, तू क्या बच्ची को परेशान कर रहा है? रणवीर ने आदित्य की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए कहा, बच्ची नहीं आफत है, जब से इस घर में आई है मेरी नाक में दम कर रखा हुआ है, जब देखो मुझसे उलझती रहती है, इसे तो आज मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। कहकर रणवीर जैसे ही रूम से बाहर जाने लगा, पर इससे पहले कि रूम से बाहर जा पाता, आदित्य ने फुर्ती से आकर रूम का डोर अंदर से बंद किया और रणवीर को रोकते हुए कहा, देख मेरी बात सुन, उसे कुछ मत कह, वरना दादू तुझ पर ही गुस्सा करेंगे, और तू अपने गुस्से को शांत करना। क्या बात बात पर गुस्से में रहता है? रणवीर ने पलटकर अपने बालों में फ्रस्ट्रेशन से हाथ फेरा और कहा, इसे आज मैंने सजा नहीं दी ना, तो उसकी हरकतें और बढ़ जाएंगी, इसे इसकी हद दिखाना जरूरी है। आदित्य ने रणवीर के सामने आते हुए कहा, देख रणवीर, वो बच्ची थोड़ी शरारती है लेकिन क्यूट भी तो है ना, और तुझे पता नहीं है उसने अपना पूरा परिवार खो दिया है एल, इसलिए तो दादू उसे यहाँ लेकर आए हैं। रणवीर ने घूर कर आदित्य की तरफ देखा और कहा, उसने अपना पूरा परिवार खोया है तो मैंने भी अपने माँ बाप खोए हैं, और अभी मैं अपना जरूरी इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, जिसके बीच में इसने आकर मुझे डिस्टर्ब किया। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी मीटिंग किससे हो रही थी? आदित्य ने पूछा, किससे? रणवीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और बालकनी की तरफ चला गया, तो आदित्य भी उसके पीछे जाते हुए बोला,
अब बता भी ना, किससे तेरी मीटिंग हो रही थी? रणवीर बालकनी में आ गया और रेलिंग पर अपने दोनों हाथ टिकाए हुए सामने की तरफ देखने लगा। आदित्य रणवीर के पास आकर खड़ा हुआ और अपने हाथ बांधे रेलिंग से बैक टिकाकर खड़ा हुआ और बोला, ये तेरी पहेलियां बुझाने की आदत नहीं जाएगी ना रणवीर? रणवीर ने तिरछी नजर से आदित्य की तरफ देखा और एक इवल स्माइल के साथ कहा, राजवीर शेखावत। ये नाम सुनकर आदित्य ने हैरानी से कहा, राजवीर, आर यू सीरियस? क्या तुम उसके कांटेक्ट में हो? रणवीर ने एक बार फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। आदित्य ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, तुम जानते हो ना कि वो कितना खतरनाक है? राजवीर एक नामी गैंगस्टर था जो काफी ज्यादा क्रूअल था। वो सिर्फ 21 साल का था और इतनी सी उम्र में उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। इसीलिए बड़े से बड़े माफिया उसके नाम से घबराते थे। रणवीर ने कहा, इसीलिए तो उसके कांटेक्ट में हूँ। तुम जानते हो ना कि मेरा मकसद क्या है, और मेरे मकसद में वो मेरी काफी मदद कर सकता है। नो, आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, पर अगर दादाजी को पता चला तो रणवीर ने कहा, दादाजी को सब मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी नजर बराबर मुझ पर बनी हुई है। आदित्य कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दोबारा कहा, पर रणवीर, दादाजी तुम्हें अब्रॉड भेजने वाले हैं, तब तुम अपने मकसद को कैसे पूरा कर पाओगे? तो रणवीर ने स्माइल करते हुए आदित्य की तरफ देखा और कहा, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई, तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। आदित्य ने हैरानी से कहा, मैं? पर क्यों? रणवीर ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और कहा, क्या तुम मुझे इस मकसद को पूरा करने में मेरी हेल्प नहीं करोगे? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम मेरे हर फैसले में, मेरे हर मकसद को पूरा करने में मेरे साथ हो। आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ब्रो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और वैसे भी जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, दादाजी तुम्हें नहीं भेज रहे हैं। तुम अपनी मर्जी से अब्रॉड जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो यह भी मुझे पता है। रणवीर ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, पर दादाजी को इस भ्रम में रहने दो कि मैं उनकी मर्जी से जा रहा हूँ। आदित्य ने थोड़ा डाउटफुली पूछा, ऐसा क्या करने वाले हो तुम रणवीर? देखो, अगर दादाजी को हम पर जरा सा भी शक हुआ ना, तो अपने मकसद को तो भूल ही जाओ। रणवीर ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता आदि, ये बात तुम भी जानते हो। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, मेरा जल्द से जल्द यूएस जाना जरूरी है। राजवीर से मेरी अभी यही बात हो रही थी, वो भी हमारे साथ ही यूएस के लिए निकलेगा। आदित्य ने अब आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि रणवीर का कोई भी प्लान कभी फेल नहीं होता। दादी का रूम। निया और माही दोनों ही दादी के रूम में उनके बेड पर बैठी हुई थी। दादी ने माही से पूछा, माही, तुम ऐसे भागते हुए क्यों आई थी बेटा? क्या हुआ? तो माही ने पहले निया की तरफ देखा और फिर दादी की तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी नहीं दादी, बस ऐसे ही आपसे मिलने का मन कर रहा था ना। तो तभी निया ने कहा, नहीं दादी, मैं बताती हूँ आज माही ने क्या किया। माही ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर निया ने माही के इशारे को इग्नोर करके दादी को सारी बात बता दी। ये सुनकर दादी ने हैरानी से माही की तरफ देखा और कहा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? तो माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। दादी ने हंसते हुए कहा, माही बच्चा, उससे दूर रहा करो, उसे बहुत गुस्सा आता है। माही ने कहा, उसी का तो इलाज करना था दादी। अब देख लेना, मैंने जो उन्हें दवाई पिलाई है ना, उनका गुस्सा अब तक खत्म भी हो गया होगा। सुगंधा जी ने अंदर आते हुए कहा, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रही हूँ। निया ने पूछा, क्या हुआ मॉम, आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? सुगंधा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें बताना था कि कल से माही भी तुम्हारे साथ तुम्हारे ही स्कूल में जाने वाली है। यह सुनकर माही और निया दोनों के ही चेहरे पर चमक आ गई। वह खुश होकर एक दूसरे को देखने लगी, फिर एक साथ सुगंधा जी से पूछा, सच्ची हम दोनों एक साथ स्कूल में जाएंगे? सुगंधा जी ने कहा, माही, तुम्हारी यूनिफॉर्म और बाकी सब सामान मैंने तुम्हारे रूम में ही रखवा दिया है, जाकर देख लो बेटा। माही जल्दी से बेड से नीचे उतरी और निया से कहा, निया चलो चलकर देखते हैं। निया भी जल्दी से बेड उतर गई और दोनों ही रूम से बाहर भाग गई। दादी ने हंसते उन दोनों को देखा और फिर सुगंधा जी से कहा, माही वाकई में बहुत प्यारी बच्ची है। तभी सुगंधा जी दादी के बगल में ही बैठ गई और थोड़ा सा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मां जी, वो सब तो सही है, पर महागुरु ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वह भी सच है? क्या वाकई आगे चलकर ऐसा ही होगा? तो दादी ने गंभीर मुद्रा के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ सुगंधा, पर उसमें अभी वक्त है। तुम्हारे दादाजी अभी रणवीर को यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। सुगंधा ने पूछा, पर मां जी इतनी जल्दी क्यों? अभी तो उन सब में वक्त है ना? दादी ने कहा, दरअसल तुम्हारे ससुर जी महागुरु जी से मिलने गए थे, तब उन्होंने ही कहा था कि माही को यहाँ लाना उसके लिए सही नहीं है, और रणवीर के रहते माही यहाँ सेफ नहीं रहेगी, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने यह फैसला किया है। फिर मन ही मन कहा, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनके फैसले की वजह कुछ और भी है, पर वह तो मुझे बताने से रहे। वहीं निर्मला जी की बात सुनकर सुगंधा जी ने कहा,
महादेव ने भी दोनों के भाग्य में क्या लिखा है। खैर, जो महादेव की इच्छा। रात का वक्त, सभी लोग सुकून से अपने अपने रूम में सो रहे थे कि तभी उन सभी के कानों में माही के चिल्लाने की आवाज आई, जो रोते हुए अधिराज जी को पुकार रही थी। दादू, बचाइए मुझे, प्लीज मुझे इस मॉन्स्टर से बचाइए। माही की आवाज सुनते ही सभी की नींद झटके से खुली और सभी अपने अपने रूम से बाहर की तरफ भागे। सभी देखना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। वहीं सभी को डर था कि कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई है। सभी लोग हॉल में आए ही थे कि सामने का नजारा देखकर उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। रणवीर गुस्से से माही का हाथ पकड़ उसे बाहर की तरफ खींच कर ले जा रहा था और माही रोते हुए रणवीर के हाथ पर मार रही थी और अधिराज जी को पुकार रही थी, दादू प्लीज बचाइए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। माही अधिराज जी को देखकर उन्हें अपनी मदद के लिए पुकारने लगी। रणवीर ने उसके हाथ को खींचते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, निकलो मेरे घर से। तभी अधिराज जी ने सख्त लहजे में रणवीर से कहा, रणवीर उसका हाथ छोड़ो। रणवीर ने पलटकर अधिराज जी की तरफ देखा और कहा, नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगा। इसे आप लेकर ही क्यों आए हैं? आखिर रणवीर माही को किस बात की सजा दे रहा है? कहीं ये रणवीर के प्लान का कोई हिस्सा तो नहीं, और अधिराज जी क्या सजा देंगे रणवीर की इस हरकत की उसे? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव 2 सिर्फ पॉकेट FM पर। माही का तो रो रो कर बुरा हाल था। दादी ने कहा, रणवीर छोड़ दे बेटा उसे, आखिर ऐसा भी किया क्या है इसने, क्यों इसे परेशान कर रहा है? रणवीर का ध्यान अपने दादी और दादा से बात करने में था। इसी बात का फायदा उठाकर माही ने जोर से रणवीर के हाथ पर बाइट किया, जिस वजह से रणवीर के हाथ की पकड़ ढीली पड़ते ही माही भागकर दादी से आकर चिपक गई और रोते हुए बोली, दादी मैंने कुछ नहीं किया था, पता नहीं ये मुझे क्यों डांट रहे हैं और मुझे क्यों बाहर निकल रहे हैं। दादी ने प्यार से माही के बालों को सही करते हुए कहा, कुछ नहीं कहेगा ये तुम्हें, तुम डरो मत माही, हम बात कर रहे हैं ना उससे। रणवीर ने माही की तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी है इसके बारे में, इसे तो इस घर से जाना ही होगा। कहकर रणवीर जैसे ही माही का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक जोरदार थप्पड़ रणवीर के गाल पर लगा। ये थप्पड़ अधिराज जी ने रणवीर को मारा था, जिससे रणवीर का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने गुस्से से अधिराज जी की तरफ देखा। वहीं दादी और सुगंधा जी तो एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहली बार था जब अधिराज जी ने रणवीर पर हाथ उठाया था। अधिराज जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो रणवीर, और तुम होते कौन हो माही को इस घर से निकलने वाले? इसे मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मेरे जीते जी कोई भी माही को घर से नहीं निकाल सकता है, सुना तुमने? रणवीर अब गुस्से भरी आंखों से माही को देख रहा था। माही ने एक नजर पीछे पलटकर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन जब रणवीर की नजरों से उसकी नजर मिली तो वह एक बार फिर से सहम कर दादी के सीने से लग गई और सिसकने लगी। दादी ने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ बेटा। फिर रणवीर से कहा, रणवीर आखिर हुआ क्या है और ऐसा किया क्या है माही ने जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? रणवीर, जो अभी भी माही को ही घूरे जा रहा था, उसने माही की तरफ देखते हुए ही कहा, यह मेरे मॉम डैड के रूम में क्यों गई थी, पूछिए इससे। माही ने सिसकते हुए दादी की तरफ देखा और कहा, दादी मैं वहां जानबूझकर नहीं गई थी, मैं तो अपने रूम में थी। जब मुझे कुछ आवाज आई तो मुझे लगा मेरे रूम के बाहर कोई है, और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कोई उस रूम की तरफ जा रहा था। मुझे लगा वहां कोई चोर है, तो मैं देखने के लिए गई, और पता है रूम का डोर तो खुला हुआ था, इसीलिए मैं अंदर चली गई थी, लेकिन वहां मुझे कोई नजर नहीं आया। और फिर मैंने देखा कि वहां पर कबर्ड खुला हुआ था। तभी रणवीर ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, मैंने खुद तुम्हें उस कबर्ड के पास देखा था और तुम मेरी मॉम की चीजों को छेड़ रही थी। तभी अधिराज जी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर अगर माही ने कहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं किया होगा, वह झूठ नहीं बोलती है। रणवीर ने हैरानी से कहा, दादाजी इस कल की आई लड़की के पीछे आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं और मेरी बात मानने से मना भी कर रहे हैं। तो अधिराज जी ने कहा, यह कल की आई लड़की नहीं है रणवीर, यह मेरे दोस्त की पोती है, और भला यह उस रूम में तुम्हारी मॉम के सामान को छेड़ने क्यों जाएगी? और अगर इससे कोई गलती हुई भी है तो भी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि माही से तुम इस तरह से भी बिहेव करो। तभी अभिराज ने कहा, पिताजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना रणवीर से। पर रणवीर इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि उससे यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसके दादाजी ने इस बाहर से आई लड़की की वजह से उस पर हाथ उठा दिया। उसने गुस्से से वहीं पड़ी कांच की टेबल को जोर से लात मारा और चिल्लाते हुए कहा, आप चाहे इसे पनिशमेंट दें या ना दें, पर मैं इस पनिशमेंट जरूर दूंगा, यह इस घर में नहीं रहेगी। कहकर रणवीर ने एक बार फिर से माही का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। तो दादाजी ने उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा, रणवीर पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बदतमीजियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। अब मैंने भी फैसला कर लिया है
जहाँ तुम कुछ दिन बाद एब्रॉड जाने वाले थे। अब कल सुबह ही तुम वहां जाओगे। अब खत्म करो ये तमाशा और जाओ अपने रूम में। फिर बाकी सभी से कहा, और तुम सभी भी जाओ अपने अपने रूम में। दादी ने कुछ कहना चाहा, तभी अधिराज जी ने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहा, बस निर्मला जी, इससे आगे आप कुछ नहीं बोलेंगी। रणवीर ने गुस्से से एक नजर माही की तरफ देखा और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। निर्मला जी ने माही के आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ बच्चे, अब तुम भी अपने रूम में जाकर सो जाओ। दादाजी ने अब उसे डांट दिया ना, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर दादी ने निया से कहा, निया जाओ, माही को उसके रूम में छोड़ दो। निया आगे आई और माही को अपने साथ ले गई। अधिराज जी अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अभिराज जी उनके पास आए और बोले, पिताजी, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी यह फैसला नहीं ले रहे हैं? रणवीर को कुछ दिन बाद अब्रॉड भेज देंगे। तो अधिराज जी ने बिना पीछे पलटे ही अभिराज जी से कहा, नहीं अभिराज, यह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महागुरु जी ने जो भविष्यवाणी की थी उसका असर होने लगा है, जो माही के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहकर अधिराज जी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। तभी सुगंधा जी अभिराज जी के पास आई और बोली, पिताजी ने जो सोचा होगा सही सोचा होगा, शायद यही रणवीर और माही के लिए ठीक है। अभिराज जी ने सुगंधा जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर रणवीर कल सुबह ही जा रहा है तो आदित्य को उसके साथ जाना होगा। मैं रणवीर को अकेले नहीं भेज सकता। सुगंधा जी, वैसे तो इस घर के दोनों बेटों के जाने से थोड़ा उदास थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी कि अभिराज जी ने यह फैसला क्यों किया होगा। इसीलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आदित्य को भेजने की तैयारी कर लूंगी। चलिए अब आप चलकर आराम कीजिए। अभिराज जी और सुगंधा जी दोनों ही अपने रूम में आ गए। निया माही को अपने रूम में लेकर आई और उसे बेड पर बिठाकर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चुप हो जाओ माही। माही ने निया के हाथ से पानी ग्लास लिया और दोनों हाथों से पकड़ते हुए एक ही सांस में उस ग्लास को खाली कर दिया। निया ने पानी का गिलास लेकर साइड टेबल पर रखा। माही ने रोते हुए कहा, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था निया, तुम्हारे भाई को कोई गलतफहमी हुई है। वाकई में मुझे उस रूम से किसी के मौजूद होने की आवाज आई थी, मैं बस वही देखने गई थी। निया ने माही के पास बैठते हुए कहा, पर वह रूम तो हमेशा लॉक रहता है, वहां कौन गया होगा? तो माही ने कहा, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो कुछ दिन पहले ही इस घर में आई हूँ ना, और वहां उनके कमरे का सामान सारा बिखरा हुआ था। मैं तो बस वापस से सारा सामान उस कबर्ड में रख रही थी। उसी वक्त तुम्हारे भाई वहां आ गया और मुझ पर गुस्सा भी करने लगे। निया ने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे भी रणवीर भाई कल अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, तो तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम सो जाओ, हम लोग कल बात करते हैं। माही बेड पर लेट गई तो निया ने उसको ब्लैंकेट से कवर किया और रूम की लाइट ऑफ करने के बाद वह रूम से बाहर आ गई। माही बार बार यही सब सोच रही थी कि अगर दादाजी वक्त पर नहीं जाते तो रणवीर तो उसे घर के बाहर निकाल कर ही मानता। फिर वो कहाँ जाती? उसके पास उसका खुद का कोई घर भी नहीं था। यही सब सोच सोच कर माही को रोना आ रहा था और रोते रोते ही उसकी आंख भी लग गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। करीब 2 घंटे बाद उसके रूम का डोर धीरे से ओपन हुआ और कोई लंबे कदम बढ़ाते हुए माही के बेड के पास आया। ये कोई और नहीं रणवीर था, जिसने इस वक्त एक ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहना हुआ था। वही माही रणवीर की नजरों से अनजान सुकून से सो रही थी। रणवीर धीरे धीरे माही के चेहरे की तरफ झुका। माही सोते हुए ही नींद में बेचैन होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की मजबूत पकड़ की गिरफ्त में है और वो अपने चेहरे को हिला भी नहीं पा रही। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डरावना सपना देख रही है, जिससे डरकर झटके से उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें रणवीर की गहरी नजरों से मिली। रणवीर का आधा चेहरा मास्क से कवर था, लेकिन उसकी आंखें साफ नजर आ रही थीं, जिसमें वो गुस्सा साफ देख पा रही थी। लेकिन माही मास्क की वजह से रणवीर को पहचान नहीं पाई और ऐसे किसी शख्स को अपने सामने देखकर माही चिल्लाना चाहती थी, पर वो चीख नहीं पा रही थी क्योंकि रणवीर ने उसके मुंह को कसकर बंद किया हुआ था। हल्का अंधेरा होने की वजह से और रणवीर का चेहरा मास्क से कवर होने की वजह से माही रणवीर को पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए वो डर की वजह से और भी ज्यादा अपने हाथ पैर चलाने लगी और रणवीर के हाथ को अपने मुंह से हटाने की कोशिश करने लगी। रणवीर उसकी घुटी हुई चीख साफ सुन पा रहा था। माही को इतना ज्यादा एफर्ट लगाते देख रणवीर के होठों पर एक डेविल वाली स्माइल आ गई, लेकिन मास्क लगे होने की वजह से वो स्माइल माही देख नहीं पाई। लेकिन रणवीर की आंखों में उसे शैतानियत साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने अपनी गहरी आवाज में धीरे से कहा, लिटिल बटरफ्लाई, हिलना बंद करो, क्योंकि तुम चाहे कितना भी एफर्ट लगा लो, मेरी गिरफ्त से तब तक आजाद नहीं होगी जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। रणवीर की आवाज सुनकर माही हैरानी से आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। वो इस आवाज को पहचानती थी। माही की बड़ी बड़ी आंखों में रणवीर डर और घबराहट साफ देख पा रहा था। उसने आगे कहा, तुम्हारी वजह से दादाजी ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। इस बात को मैं भूलूंगा नहीं और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। फिलहाल तो कल मैं जा रहा हूँ,
लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। वापस मैं लौट कर जरूर आऊंगा। आई विल कम बैक। माही डर की वजह से कांप रही थी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो रणवीर का विरोध कर सके। वो इस वक्त ऐसी लग रही थी जैसे किसी खूंखार शेर ने छोटे से खरगोश को अपने बड़े से पंजे में दबोच रखा हो। रणवीर ने एक बार फिर से डरा देने लहजे में कहा, जी लो कुछ साल और अपनी आजादी के, फिर तुम्हारी आजादी और तुम दोनों मेरी कैद में होंगी। तभी माही ने झटके से अपनी आंखें खोली और बेड से उठकर आसपास देखने लगी। वो काफी तेज तेज सांसें ले रही थी और डर उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो तो सपना देख रही थी। उसने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, हे भगवान, वो मॉन्स्टर तो सपने में आकर भी डराने लगा। अच्छा हुआ कि वो यहाँ से जा रहे हैं। माही ने बालकनी के ग्लास डोर की तरफ देखा तो अब तक सुबह हो चुकी थी। माही जल्दी से बेड से खड़ी हुई और जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी उसके कदम रुक गए। उसने खुद से कहा, अब तक तो वो चले गए होंगे ना, जाकर देखूं क्या? नहीं माही, कोई जरूरत नहीं जाकर देखने की, उन्हें यहाँ से जाने दो, उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलना। तभी माही की नजर अपने हाथों पर गई और अपने हाथों को देखकर माही की आंखें डर से बड़ी हो गई और वह डर की वजह से कुछ चंद शब्द ही बोल पाए। इसका मतलब वो, क्या वाकई में माही ने किसी चोर को देखा था या फिर यह थी कोई बड़ी साजिश? क्या वाकई में रणवीर रात को माही के रूम में आया था या फिर यह माही का एक बुरा सपना था? और माही क्यों अपने हाथों को देखकर डर गई थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए टॉक्सिक लव टू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही ने किसी तरह